बिहार राज्य सरकार 320 पेज की एक एसएलपी लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। बिहार में हो रहे लगभग 80,000 पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी के क्लेरिफिकेशन को लेकर के इस 320 पेज की एसएलपी में एक पॉइंट इतना स्ट्रांग मेंशन राज्य सरकार ने किया है कि अगर राज्य सरकार सच बोल रही है इस एसएलपी में और इस पॉइंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पटल पर एविडेंस के तौर पर प्रस्तुत करते हुए इसको प्रूफ करने में सक्षम है, तो यकीन मानिए 11 अगस्त 2023 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, जिसके आधार पर बीएड अपात्र है प्राइमरी में और अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन रद्द हो चुका है, बावजूद इसके बीएड अभ्यर्थी इस प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में 100% सेफ हो सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर कंडीशनल सेंटेंस का यूज कर रहा हूं। अगर राज्य सरकार सच बोल रही है, तो अगर राज्य सरकार एसएलपी में झूठ बातें मेंशन की है, तो फिर बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अब यहां पर आपको चीजों को समझना बेहद जरूरी है कि राज्य सरकार सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है। यहां पर कुछ मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स भी बताऊंगा, साथ ही साथ इसका डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं कि राज्य सरकार वाकई में सच बोल रही है या फिर सिर्फ पॉइंट्स को मेंशन की हुई है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राज्य सरकार 320 पेज की एसएलपी में टोटल 16 कारण बताई है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करना चाहिए बीएड अभ्यर्थियों को इस प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में। टोटल 16 कारण में से अंतिम जो कारण उनके द्वारा बताया गया है वही यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पी नंबर पॉइंट में मेंशन किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राज्य सरकार यह दावा कर रही है कि हम पहले ही केंद्र सरकार को अप्रोच कर चुके थे। किस लिए? आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 2 के अंतर्गत जो रिलैक्सेशन है बीएड अभ्यर्थियों को दिया जाए इस प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए, क्योंकि बिहार में डीएलएड क्वालिफिकेशन से संबंधित पर्याप्त अभ्यर्थियों की संख्या नहीं है। और जो सेक्शन 23(2) है आरटी एक्ट का, वो ये कहता है कि इस कंडीशन में अधिकतम 5 साल के लिए राज्य सरकार बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ कर सकती है। राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि हम इसी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पहले ही अप्रोच कर चुके थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये बात कितना सच है, इसी बात पर पूरा डिपेंड करेगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी अथवा नहीं। लेकिन ये पॉइंट सिद्ध कर पाना इतना आसान नहीं होगा राज्य सरकार के लिए। आगे मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर ये लग रहा होगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ व्यू के लिए है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मैं दे रहा हूं। मैं ये बातें आज नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बातें जब 11 अगस्त 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकार के पास अभी भी एक हथियार है जिसके माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बीएड अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती में शामिल करा सकती है, और उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जरूर जाकर के देख लीजिएगा। 11 अगस्त को ही मैंने ये बातें कवर की थी और बताई थी कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है 11 अगस्त 2023 का, वो मेरिट और लॉ दोनों के बेस पर दिया गया। लॉ ये कहता है कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी एनसीटी के द्वारा, जो गजट नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया थी, वो नियम गलत था, लॉ गलत था, कानून गलत था, जिसका प्रयोग उन्होंने किया था। दूसरा, मेरिट के बेस पर उन्होंने जो पेडागोजिकल एस्पेक्ट बताया कि वो बीएड के पास नहीं है, इसकी वजह से उनके योग्यता को खारिज किया जाता है, यानी वो योग्य नहीं है, यानी कि वो मेरिट के बेस पर हो गया, योग्यता के बेस पर। यानी कि 11 अगस्त का जो जजमेंट था वो मेरिट और लॉ दोनों के बेस पर था। लेकिन वो जो 11 अगस्त का जजमेंट आप देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी ये थ्रेशोल्ड डेट मेंशन नहीं किया गया कि ये फैसला कब से लागू होगा। इसको लेकर के लॉ के बेस पर कुछ क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में बिहार की राज्य सरकार रेज कर रही है, और इसी क्वेश्चन को लेकर के उन्होंने 16 पॉइंट बताए हैं कि क्यों बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना चाहिए। पहला पॉइंट इनके द्वारा यह बताया गया है कि जो 22 सितंबर 2023 को माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया है, जिसमें उन्होंने बिहार राज्य सरकार का जो एप्लीकेशन था उसको खारिज कर दिया और बताया कि कोई भी लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर तीनों जजमेंट में। यहाँ पर राज्य सरकार ये कह रही है कि क्या इस मामले में जो 22 सितंबर का जो जजमेंट था, क्या पटना हाईकोर्ट बिना कंसीडर किए हुए, जो कि 29 अगस्त का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आदेश दे दिया। तो क्या राज्य सरकार ये कह रही है कि क्या ये गलती थी क्या पटना हाईकोर्ट का कि जब उन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अमल में नहीं लाया और बिना इसके कंसीडर किए हुए हमारा जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया और बीएड के अभ्यर्थियों को राहत नहीं दिया? पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया है। दूसरा पॉइंट इनके द्वारा ये बताया गया है कि क्यों बीएड अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए और क्यों क्लेरिफिकेशन मांगा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। इन्होंने ये कहा है
कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया वो 11 अगस्त 2023 को दिया गया था। और इससे पहले जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया था अपॉइंटमेंट के लिए पिटिशनर के द्वारा, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा। तो राज्य सरकार ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट में प्रे करते हुए कि क्या इस पॉइंट को कंसीडर करने में जो पटना हाई कोर्ट है क्या वो फेल रह गई है कि हमारा नोटिफिकेशन पहले का है और 11 अगस्त को फैसला आया, तो फिर क्या ये हम पर एप्लीकेबल होगा। तीसरा पॉइंट इसमें राज्य सरकार ने ये मेंशन किया है, चूंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस में के बीच में फैसला आया और इस मामले में यहाँ पर अगर राज्य सरकार को इस भर्ती को कंप्लीट करने के आदेश नहीं दिए जाते हैं तो जो इंटायर पूरा प्रोसेस है वो डिले होगा, यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो डिले होगा। और साथ ही साथ मल्टीपल लिटिगेशंस, यानी कि बहुत सारे मुकदमेबाजी हो जाएगी एक फ्रेश रिक्रूटमेंट में, फ्रेश अपॉइंटमेंट में। चौथा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि पटना हाईकोर्ट क्या इस बात के एग्जामिन करने में, कंसीडर करने में, विचार करने में फेल रही है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, लगभग ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है और केवल फॉर्मेलिटी बचा है रिजल्ट जारी होने के लिए। तो क्या इन सभी चीज़ों को बिना कंसीडर किए हुए पटना हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया, ये चौथा पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार कुछ चीज़ों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, गलत सूचना दे रही है। जैसे देखिए इसी पॉइंट में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखिए पेंडिंग एज आफ्टर कंडक्टिंग द एग्जाम द डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल द कैंडिडेट स्टैंड ऑलमोस्ट वेरीफाइड एंड द बीपीएससी इज लाइकली टू बी प्रोनाउंस द रिजल्ट। यानी कि राज्य सरकार ये कर रही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जो ये पूरा मामला आप समझ रहे होंगे कि प्राइमरी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का है वो आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे, केवल प्राइमरी की बात की जा रही है। तो प्राइमरी में राज्य सरकार अपने एसएलपी में ये मेंशन की है कि ये भर्ती लगभग कंक्लूड होने के स्तर पर है और यहाँ पर कैंडिडेट का ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया, जबकि ये बात गलत है, ये बात पूरी तरीके से गलत है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्राइमरी स्तर के शिक्षकों के लिए अभी तक नहीं हुआ है, उनका डीवी नहीं हुआ है। डीवी जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का हुआ है, प्राइमरी का नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट राज्य सरकार यहां पर झूठ बोल रही है। इसी में उन्होंने ये कहा है कि चूंकि फैसला 11 अगस्त को आया तो क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा हमारी भर्ती पर। पांचवा पॉइंट उन्होंने ये बताया है कि जो इंटायर प्रोसेस है वो ऑलरेडी अंडर वे है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये पूरी शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया है वो अफेक्ट हो जाएगी और साथ ही साथ बहुत सारे इसमें मुकदमेबाजी हो जाएगी और जो अपॉइंटमेंट है वो काफ़ी डिले हो जाएगा, जो कि स्टेट ऑफ बिहार के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर छठवें पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि बीएड क्यों अलाउड होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि ये पूरा स्टेज जो है वो लेट हो जाएगा, बिलेटेड हो जाएगा और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होंगी। एक ही चीज़ को उन्होंने बार बार घुमा करके बताया है, ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, सेम विल लीड टू कंसिडरेबल डिलेज विच इज इटसेल्फ अगेंस्ट द इंटेंट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। यानी ये कहा जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा कि जो डिले होगा वो जो एक तरीके से इंटेंट है और जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है आरटी एक्ट का कि अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराया जाए, और राज्य सरकार के पास चूंकि शिक्षक नहीं है तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो आरटी एक्ट का उसका उल्लंघन होगा अगर बीएड अभ्यर्थियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो सातवें पॉइंट में इन्होंने ये कहा है कि जो प्राइमरी टीचर का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस था वो ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिया गया था इस ऑर्डर डेट से पहले। फाइनलाइज कहने का मतलब कि उसका नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो वो मान लिया जाता है कि वो शिक्षक भर्ती शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं कहा जा रहा है कि ये जो ऑलरेडी ये फाइनलाइज कर लिया गया था, नोटिफिकेशन वगैरह आ गया था, तो यहाँ पर वहीं कहा जा रहा है कि ये फैसला रेट्रोस्पेक्टिव इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो कि बिहार के द्वारा जारी किया गया है क्या उसमें लागू होगा। आठवें पॉइंट में राज्य सरकार ये कह रही है कि हमारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो इनके यहाँ जो सर्विस रूल है जो 2023 में जारी किया गया उसके आधार पर 30 मई 2023 को जारी हुआ था, और एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन जो कि 28 जून 2018 का है उस समय तक ये लीगल पोजीशन में था। देखिए यहाँ पर लिखा गया है वाज वैलिड ऑन द सेड डेट एज नो एडवाइजरी। ध्यान से समझिएगा क्या राज्य सरकार बोल रही है, नो एडवाइजरी गाइडलाइन नोटिफिकेशन ईटीसी वाज एवर इशूड बाय एनसीटी इन दिस रिगार्ड। यानी राज्य सरकार ये बोल रही है कि जब हमने अपना नोटिफिकेशन निकाला उस डेट में ये वाला गजट नोटिफिकेशन जो कि एनसीटी का है वो प्रभावी था, वो वैलिड था, और इसके संबंध में एनसीटी ने कोई भी एडवाइजरी नहीं निकाला, कोई भी गाइडलाइन नहीं निकाला, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला
तो हमें कैसे पता चलता कि ये नोटिफिकेशन क्वैश हो चुका है, रद्द हो चुका है। 9वें पॉइंट में राज्य सरकार ये कह रही है कि बीएड अभ्यर्थियों को अगर इससे एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब बीएड अभ्यर्थियों को अगर बाहर निकाला जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को क्रिएट करेगा, साथ ही साथ इंटायर प्रोसेस को डिले करेगा, और जो स्कीम है आरटी एक्ट 2009 का वो भी इससे अफेक्ट होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1.5 लाख टोटल वैकेंसी बताई गई है प्राइमरी में। ये बाय मिस्टेक हुआ है, एक ह्यूमन एरर है, मैं ऐसा मानता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपने आगे के जो भी एसएलपी है उसमें क्लियर किया है कि इनकी जो वैकेंसी है 70 से 80 हज़ार है। तो इसको आप ऐसा मत मान करके चलिए कि राज्य सरकार इसको झूठ बोल रही है, ये टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है या फिर बाय मिस्टेक ये गलत हो गया। आगे मैं आपको दिखाऊंगा क्यों मैं ये बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 1.5 लाख वैकेंसी बताई गई है प्राइमरी के लिए, जो कि गलत है, ठीक है, लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक मुझे ज़्यादा लग रहा है। आगे देखिएगा, आगे वाले पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है कि जो ऑनरेबल हाईकोर्ट था वो फेल हो गया इस बात के कंसीडर करने में कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा अगर बीएड को बाहर किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टीचर प्यूपिल रेशियो होगा विच इटसेल्फ कॉन्ट्रे टू द प्रोविजन ऑफ आरटी एक्ट 2009, यानी कि राज्य सरकार ये कह रही है कि जो शिक्षक छात्र अनुपात होता है या फिर छात्र शिक्षक अनुपात होता है, जैसे 30 बच्चों पर एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, तो राज्य सरकार ये कह रही है कि हमारे पास टीचर्स के बहुत सारे पद खाली हैं और अगर बीएड को बाहर किया जाता है तो हो सकता है कि ये जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो जो मानक है उसके बराबर ना आ पाए, और ये कहीं ना कहीं आरटी एक्ट का एक तरीके से कॉन्ट्रे होगा, उसके प्रोविजंस का कॉन्ट्रे होगा। 11वें पॉइंट में उन्होंने आरटी एक्ट के सेक्शन 25 का उल्लेख किया है, जिसमें जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको मेंटेन करने का जिक्र किया गया। देखिए यहाँ पर वो पूरा जो सेक्शन है 25 उसका इन्होंने उल्लेख करते हुए पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, कि बीएड अभ्यर्थियों को अगर इससे बाहर किया जाता है तो जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो बिगड़ सकता है, और ये प्रावधान आरटी एक्ट में मेंशन किया गया है, इसलिए बीएड अभ्यर्थियों को बाहर ना निकाला जाए। इसके बाद से इन्होंने 12वें नंबर पॉइंट में ये मेंशन किया है कि टोटल जो आवेदन आए थे प्राइमरी में वो 7,70,513 थे, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 3,86,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि बीएड किए हुए हैं। 13वें नंबर पॉइंट में राज्य सरकार ये कह रही है कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया कि अगर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है तो उस कंडीशन में जो कंपटीशन का लेवल होगा प्राइमरी के लिए वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, और ऐसा करने से जो आरटी एक्ट का प्रोविजन है और जो उद्देश्य है उसका ये कॉन्ट्रे करेगा, यानी इसके विपरीत है वो। यानी कि राज्य सरकार ये कह रही है कि आरटी एक्ट ये कह रहा है कि कंपटीशन का लेवल ज़्यादा होना चाहिए ताकि अच्छे शिक्षक मिले, और अगर बीएड को बाहर किया जाता है तो कंपटीशन का लेवल कम हो जाएगा, ये राज्य सरकार कह रही है। 14वें पॉइंट में कि क्यों बीएड को शामिल करना चाहिए, इसमें उन्होंने ये कहा है कि ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट इन बातों का कंसीडर नहीं की कि जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको रिलैक्स किया जा सकता है आरटी एक्ट के सेक्शन 23(2) के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, अगर जो एडिक्वेट इंस्टीट्यूट हैं जो कि डीएलएड को ट्रेनिंग देते हैं अगर उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है उस कंडीशन में, या फिर डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो फिर उस कंडीशन में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको लेट डाउन किया जा सकता है। ये बातें आरटी एक्ट में मेंशन की गई हैं। 15वें नंबर पॉइंट में इन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के सेक्शन 23 का उल्लेख किया है, जिसमें सेक्शन 23 के पॉइंट 1 में ये बातें मेंशन की हैं कि जो केंद्र सरकार किसी एक पर्सन को यहाँ पर या फिर किसी भी एकेडमिक अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा वो तय करने के संदर्भ में, ठीक है। और यहाँ पर जो सेक्शन 23 का उपधारा 2 है वो ये बातें मेंशन करता है कि अगर पर्टिकुलर किसी एक राज्य में अगर मिनिमम एडिक्वेट नंबर नहीं है डीएलएड की, तो वहाँ पर अधिकतम 5 साल के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको रिलैक्स किया जा सकता है, यानी कि बीएड को वहाँ पर अलाउ किया जा सकता है। और अंतिम और सबसे लास्ट पॉइंट कि क्यों शामिल करना चाहिए बीएड को, 16वें नंबर पॉइंट में राज्य सरकार ये कहती है कि हमने चूंकि केंद्र सरकार को पहले ही इसके संबंध में अप्रोच कर लिया था कि हमें रिलैक्सेशन चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी में, क्योंकि हमारे यहाँ डीएलएड की पर्याप्त संख्या नहीं है और हम आरटी एक्ट के सेक्शन 23(2) का प्रयोग करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर शामिल कराना चाहते हैं। ये टोटल 16 कारण राज्य सरकार ने बताए हैं।
अब इस केस में मेन प्रेयर यानी मुख्य जो प्रार्थना की गई है राज्य सरकार के द्वारा वो क्या की गई है, ध्यान से समझिएगा। पहला इनके द्वारा ये किया गया है कि जो 22 सितंबर 2023 को ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसमें कोई इंटरिम ऑर्डर या फिर जजमेंट पास कर दिया जाए। देखिए यही वाला वो याचिका था जिसमें पटना हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था। और दूसरा इन्होंने ये कहा है, पास एनी अदर और फर्दर ऑर्डर एज मे बी डीम्ड फिट एंड प्रॉपर इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, यानी कि जो भी परिस्थितियां बिहार में चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा ऑर्डर हमें दे दीजिए जो कि पूरी तरीके से फिट हो और इसमें प्रॉपर हो। ठीक है, इन्हीं सभी प्रेयर को लेकर के राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है। अब 16 पॉइंट को मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि कौन कौन सा प्रेयर यहां पर किया गया है, जिसमें अधिकतर पॉइंट जो मेंशन किया गया है वो ये कहा गया है कि अगर बीएड अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाता है तो पूरा जो इंटायर प्रोसेस होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वो डिले होगा, और डिले होगा तो आरटी एक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों का कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है तो वो और ज़्यादा डिले होगा। और आरटी एक्ट ये कहती है कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर होना चाहिए, और राज्य सरकार कह रही है कि ये डिले हो जाएगा भर्ती, इस वजह से वहाँ पर चीज़ें इफेक्टेड होंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो बीएड को अगर बाहर किया जाता है तो जो कॉम्पिटिशन का लेवल होगा वो कम होगा, इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। पूरे 16 पॉइंटों को अगर आप देखेंगे तो यहां पर मेरिट की बात राज्य सरकार ने नहीं की है। ये बहुत चालाकी की बात है कि मेरिट की बात नहीं की है, क्योंकि मेरिट पर ऑलरेडी डिसाइड है कि बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं है, तो मेरिट पर तो ये बात नहीं हो सकती, केवल लॉ के बेस पर बात हो सकती है, और वहीं राज्य सरकार ने करने की कोशिश की है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि छत्तीसगढ़ वाले मामले से राज्य सरकार ने कंपेयर किया है कि हमारा जो शिक्षक भर्ती है वो सिमिलर कंडीशन में है जो कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में था, जबकि यहाँ पर कुछ आंकड़े छुपाए गए हैं। छत्तीसगढ़ वाले मामले में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो परीक्षा थी वो हो चुकी थी, वहाँ पर केवल काउंसलिंग प्रक्रिया पर होल्ड लगाया था हाईकोर्ट ने, लेकिन अभी आप बिहार की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में देखेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, काउंसलिंग प्रक्रिया भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। यहां पर बीएड अभ्यर्थी सिर्फ परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, तो वहां और यहां की परिस्थिति में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब दोनों भर्तियों में डिफरेंस होने के बावजूद भी सिमिलर कंडीशन बताने का राज्य सरकार का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूं। राज्य सरकार के द्वारा जो एसएलपी दायर किया गया है 39,833 ऑफ 2023 जो कि डायरी नंबर है, इसका अगर आप केस लिस्टिंग देखेंगे तो ये केस लिस्ट किया जा चुका है, और किस बेंच में ये सुना जाएगा ये भी चीज़ें अलॉट हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए लिस्टिंग डेट पर जब मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने कुछ चीज़ें ओपन हो जाएंगी, और यहां पर किस बेंच में ये सुना जाएगा सब कुछ मेंशन कर दिया गया। देखिए 9 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है और ये फ्रेश केस के तौर पर सुना जाएगा। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं किस ऑनरेबल जस्टिस के बेंच में ये सुना जाएगा। ऑनरेबल जस्टिस A.S. बोपन्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर M.M. सुंदरेश। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑनरेबल जस्टिस बोपन्ना वही जस्टिस हैं जो कि छत्तीसगढ़ वाले मामले में बीएड अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उनको काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश राज्य सरकार को दिए थे। यानी कि सिमिलर बताने का उद्देश्य ही ये था कि ये मामला उस बेंच में लिस्ट हो जहां पर छत्तीसगढ़ वाले मामले में बीएड अभ्यर्थियों को रिलैक्सेशन मिला था। देखिए जब भी कोई केस को दायर किया जाता है तो उस केस का जो ड्राफ्टिंग होता है उसी से तय होता है कि ये किस बेंच में जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर इस बात पर ज़्यादा फोकस दिया जाता कि 11 अगस्त का जजमेंट आ गया और उसके बाद से ये सभी चीज़ें बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया और ये सिमिलर केस नहीं बताया जाता, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल था कि ये मामला उस बेंच में लिस्ट होता जो कि ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा 11 अगस्त का जजमेंट दिया गया था। लेकिन उन चीज़ों पर ज़्यादा जोर ना देकर के जो छत्तीसगढ़ का मामला है उससे सिमिलर बताया गया, और इसलिए ये केस छत्तीसगढ़ वाले मामले में जिस बेंच ने फैसला दिया उन्हीं के बेंच में ये मामला लिस्ट किया गया है सुने जाने के लिए। अब मैं समझता हूँ कि डाउट आपके क्लियर हुए होंगे कि छत्तीसगढ़ वाले मामले पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। चलिए अब इस पॉइंट को डिटेल में एक बार समझ लेते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद भी बीएड अभ्यर्थियों को इसमें शामिल करने के प्रावधान हैं। देखिए आरटी एक्ट जो संसद से पास कानून है उसका अभी भी लीगल पोजीशन है। आरटी एक्ट में ये प्रावधान मेंशन किया गया कि 23(2) के अंतर्गत बीएड अभ्यर्थियों को रिलैक्स करते हुए प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था 11 अगस्त को, वो एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन रद्द हुआ है। ये जो आरटी एक्ट है वो अभी भी प्रभावी है, यानी इसका अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ऐसा कर सकती है। देखिए उत्तर प्रदेश में इसका जीता जागता उदाहरण है। जैसे कि मान लीजिए कि 2012 में जो वैकेंसी आई थी उस समय तो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन नहीं था,
तो बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र नहीं थे। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में डीएलएड अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। 2012 में 72,825 प्राथमिक स्तर की यूपी में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करती है राज्य सरकार, और राज्य सरकार केंद्र सरकार की मदद से एनसीटी के अप्रूवल के माध्यम से बीएड अभ्यर्थियों को इसमें शामिल कराती है। उस समय नोटिफिकेशन नहीं था, बावजूद इसके बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराया गया। किस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए? इसी सेक्शन 23(2) का प्रयोग करते हुए। तो भले ही एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन रद्द हुआ है, ये वाला अभी भी एग्जिस्टेंस में है। राज्य सरकार अगर चाहे तो किसी भी कंडीशन में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में पात्र कर सकती है, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। शर्त क्या है, ध्यान से समझिएगा। यह केवल एक ही बार हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी राज्य में अभ्यर्थियों को अलाउ किया गया, बीएड अभ्यर्थियों को, तो वहां पर अगर आप 23(2) को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें यह बातें मेंशन की गई हैं कि इस कंडीशन में 5 साल का पीरियड जब होगा तो उसमें राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि जो भी संस्थाएं हैं डीएलएड की, उनकी संख्या बढ़ाई जाए और डीएलएड की ट्रेनिंग लगातार अभ्यर्थियों को दी जाए, ताकि जो डीएलएड मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसकी संख्या बढ़ पाए, और 5 साल के बाद इन बीएड अभ्यर्थियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। अब अगर राज्य सरकार इन सभी चीजों को सही तरीके से इस पॉइंट में मेंशन की है और सच बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही है, तो जाहिर सी बात है उनके पास इन सबको प्रूफ करने के लिए एविडेंस भी होंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अगर वो एविडेंस के तौर पर प्रूफ कर लेती है, यकीन मानिए बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती में सेफ हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरा ड्राफ्टिंग किया गया है, मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि राज्य सरकार इन सभी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि टोटल 16 कारण जो राज्य सरकार ने बताए हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को क्यों शामिल करना चाहिए, वो 16 कारण ना दे करके सिर्फ ये कारण लेकर के अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी तो इसी के बेस पर बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है उसको सबसे अंत में राज्य सरकार ने मेंशन किया है। आप खुद सोचिए ये किस पॉइंट पर जोर दे रहे हैं, ये उस पॉइंट पर जोर दे रहे हैं कि हमारा जो भर्ती है वो बिल्कुल सिमिलर है छत्तीसगढ़ वाले मामले में। हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आदेश के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उससे पहले आ चुका था। अगर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है तो यहाँ पर आरटी एक्ट में छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में जो बातें मेंशन की गई हैं वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर ये बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में जो पूरा भर्ती है वो डिले हो जाएगा। इसके अलावा जो कंपटीशन का लेवल है वो कम हो जाएगा। मतलब कि बेफिजूल तर्क दिया गया है, उनको प्रायोरिटी दी गई है राज्य सरकार के द्वारा। अगर राज्य सरकार के पास ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है प्रूफ करने के लिए तो वो सब तर्क देने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस पॉइंट को सबसे ऊपर राज्य सरकार को मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि ये लीगल पोजीशन में है ये एक्ट, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार को पूरा हक है कि वो बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में ला सकती है। अगर इस प्रकार का प्रूफ है उनके पास कि हमने इस प्रकार का पहल पहले ही कर दिया था नोटिफिकेशन से पहले, तो ये पॉइंट को सबसे ऊपर राज्य सरकार मेंशन करती, लेकिन इन्होंने सबसे नीचे मेंशन किया है। देखिए मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं प्रूफ करने का मतलब कि आप यहां पर भले ही बोल दीजिए कि ऑलरेडी हमने केंद्र सरकार को अप्रोच कर लिया है, लेकिन केंद्र सरकार लेकिन जो ऑनरेबल जस्टिस होते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई होती है तो मौखिक तौर पर कौन क्या बोल रहा है उसका कोई महत्व नहीं होता। लीगल पोजीशन मौखिक शब्दों का कुछ भी नहीं होता है। आप इसका उदाहरण इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी तो उस समय एनसीटी से पूछा गया कि क्या आपने जो रेगुलेशन एक्ट है 1993 उसके प्रावधानों का सही से पालन किया था, क्या आपने कमेटी बनाई थी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करने से पहले। एनसीटी ने बोला कि हाँ हमने इस प्रकार की एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उन्होंने मौखिक तरीके से बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके संबंध में कुछ एविडेंस दिखाइए। एनसीटी उस समय असफल रही क्योंकि उस प्रकार का कोई भी एविडेंस उनके पास नहीं था। अब जो डीएलएड के वकील थे वो डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा पहले ही एक तरीके से आरटीआई दाखिल करके एनसीटी से पूछ लिया गया था कि क्या इस प्रकार की कमेटी बनी थी। उन्होंने साफ मना कर दिया था आरटीआई के जवाब में एनसीटी ने कि इस प्रकार की कोई एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी थी। वहीं आरटीआई का जवाब वो सुप्रीम कोर्ट को एविडेंस के तौर पर दिखा देते हैं और वहां पर एनसीटी का पक्ष बहुत कमजोर हो जाता है, क्योंकि एनसीटी के पास कोई एविडेंस ही नहीं था प्रूफ करने के लिए कि इस प्रकार की कोई एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। वो केवल मौखिक तरीके से बोल रहे थे। अब यहां पर आप इस चीज को जोड़ करके देखिए कि अगर राज्य सरकार ये कह रही है कि हमने पहले अप्रोच कर लिया है केंद्र सरकार को, लेकिन मौखिक तरीके से अगर केवल बोल रही है, अगर अप्रोच किया होगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिटर्न में लेटर होगा। अगर वो लेटर अप्रूव जो लेटर है वो प्रूफ के तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखती है तो निश्चित तौर पर बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत है। लेकिन केवल मौखिक तरीके से बोल रही है और सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर पा रही है तो इसका कोई भी लीगल पोजीशन नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं प्रूफ करना होगा, केवल मौखिक तरीके से बोलने से नहीं होगा। दूसरा,
इस बात पर भी आपको गौर करना होगा कि राज्य सरकार जो एसएलपी में ये बातें मेंशन की है कि हमने पहले ही केंद्र सरकार को अप्रोच कर लिया था, इसमें थोड़ा सा आपको संदेह इस वजह से भी होगा क्योंकि इससे पहले बिहार में 2018-19 में एक और 6th फेज की भर्ती में प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती हो चुकी है। उसमें भी बीएड अभ्यर्थी चयनित हैं और इस समय अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन आया था, उसी के बेस पर बिहार में बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ किया गया था और राज्य सरकार कह रही है कि हम इसके संबंध में पहले ही केंद्र के पास अप्रोच कर चुके थे। अब आप इन सभी सिनेरियो को ध्यान से समझिएगा। एक तरफ राज्य सरकार अपने ही एसएलपी में ये बातें मेंशन की है कि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन देख करके बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में लाया गया था। इन्होंने एसएलपी में ये बातें मेंशन की हैं और 25 नवंबर 2021 को जब ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट दिया उस नोटिफिकेशन को क्वैश करते हुए, तो एनसीटी से इनके पास कोई लेटर नहीं आया या फिर एनसीटी ने इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया था। यानी कि राज्य सरकार ये मान रही है कि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन देख करके बीएड को शामिल किया गया और इसी के आधार पर 6th फेज की भी भर्ती कंप्लीट हुई और 7th फेज की भी भर्ती भी ऑनगोइंग प्रोसेस में है। यानी एसएलपी में ये भी बात राज्य सरकार कह रही है कि हमने 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को देकर के बीएड को लाया था और साथ ही साथ ये भी कह रही है कि हमने केंद्र सरकार को पहले ही बता दिया था कि हमारे पास डीएलएड की पर्याप्त संख्या नहीं है। अब अगर आप खुद सोचिए कि जब केंद्र राज्य सरकार को ये पता है कि बीएड अलाउड है हर कंडीशन में, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी ने उनको नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का जारी करके दे दिया है, तो जब अलाउड है तो फिर वो इस शक्ति का प्रयोग क्यों करेंगे? अगर अलाउड है तो फिर इस शक्ति का प्रयोग क्यों करेंगे? इस शक्ति का प्रयोग तो तब किया जाएगा ना जब बीएड अलाउड नहीं होगा। तो इसी एसएलपी में राज्य सरकार विरोधाभास तरीके से प्रस्तुत कर रही है चीजों को कि एक तरफ वो कह रही है कि बीएड के संदर्भ में 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके हमने बीएड को शामिल किया 6th फेज और 7th फेज में, और दूसरी तरफ ये कह रही है कि हमने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए बीएड को अलाउ करने के संदर्भ में केंद्र सरकार को ऑलरेडी अप्रोच कर लिया था। तो क्या ये सभी चीजें पॉसिबल हैं कि आप उस नोटिफिकेशन को देख करके बीएड को शामिल कर रहे हैं और दूसरा आप इस शक्ति का भी प्रयोग कर रहे हैं? अगर इस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर उस नोटिफिकेशन का क्या वैल्यू है, और अगर उस नोटिफिकेशन को देख करके आपने बीएड को प्राथमिक में शामिल किया था तो फिर इस शक्ति का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो दोनों कंट्राडिक्शन है इस एसएलपी में राज्य सरकार के, इसलिए मुझे थोड़ा सा यह संदेह हो रहा है कि ये चीजें राज्य सरकार प्रूफ कर पाएगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा सवाल होगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जिसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पर संदेह हो रहा है कि राज्य सरकार शायद ही प्रूफ कर पाए, आपने देखा होगा कि परीक्षा से पहले बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनका शिक्षा विभाग से महत्वपूर्ण बैठक होता है कि 11 अगस्त का फैसला आ चुका था और इनकी जो परीक्षा है वो अगर आप देखेंगे तो वो 24, 25, 26 तारीख को होना प्रस्तावित था। तो वहाँ पर सरकार और बीपीएससी मिल करके ये फैसला लेती है कि हमारे पास डीएलएड की संख्या पर्याप्त है। 3,80,000 का आंकड़ा बीपीएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि डीएलएड की संख्या पर्याप्त है। अब बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनका बीपीएससी का काम जो है वो सिर्फ परीक्षा कंडक्टिंग बॉडी है, उनका काम सिर्फ परीक्षा कराना और रिजल्ट को सौंप देना है शिक्षा विभाग को, यानी कि राज्य सरकार को, और राज्य सरकार अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देती है। यानी कि जो परीक्षा कराने वाला संगठन है, जो आयोग है, वो राज्य सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर केवल परीक्षा कंडक्ट कराती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब राज्य सरकार और जो बीपीएससी आपस में कन्वर्सेशन किए होंगे, जो तय किए होंगे, उसी के आधार पर बीपीएससी के चेयरमैन ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया था। यानी कि वो स्टेटमेंट आप समझ लीजिए कि राज्य सरकार का भी स्टेटमेंट है। अब राज्य सरकार परीक्षा से पहले ये मान रही थी कि हमारे पास डीएलएड की संख्या पर्याप्त है और अब अपने एसएलपी में ये कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त डीएलएड की संख्या नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा मीडिया में जो बातें कही गई वो लीगल पोजीशन नहीं रखता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मौखिक तरीके से जो भी बातें कही गई हैं उसका कोई भी लीगल पोजीशन नहीं होता है। लेकिन अगर राज्य सरकार अपर्याप्त डीएलएड की संख्या को लेकर के पैरवी करती है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है कि इस शिक्षक भर्ती में डीएलएड की कितनी संख्या सम्मिलित हुई थी, डीएलएड की कितनी संख्या सम्मिलित हुई थी। उसके बाद से अगर राज्य सरकार कहती है कि 3,80,000 आवेदन किए थे और उससे कुछ कमी होंगे जो कि परीक्षा में सम्मिलित हुए होंगे, अगर उनका आंकड़ा वो प्रस्तुत करती है, तो फिर ये पॉइंट आएगा कि जो सेक्शन 23(2) है उसमें ये तो मेंशन किया गया कि अपर्याप्त संख्या होने के कंडीशन में आप बीएड को अलाउ कर सकते हैं। लेकिन डीएलएड की ये अपर्याप्त संख्या को लेकर के कोई थ्रेशोल्ड डेटा मेंशन नहीं किया गया है, थ्रेशोल्ड डेटा मेंशन नहीं किया गया है कि कितना गुना कैंडिडेट होंगे तो उन्हें पर्याप्त माना जाएगा और कितने कम होंगे तो उन्हें अपर्याप्त माना जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही होगी कि जो उस समय बातें निकल करके आई थी कि 3,80,000 का जो आंकड़ा है, और अगर फिर से जवाब दाखिल करने के लिए बोलती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आप लिखित तौर पर हमें बताइए कि कितने डीएलएड के कैंडिडेट थे, तो ये सभी बातों पर चर्चा होगा कि क्या ये संख्या पर्याप्त है अथवा नहीं है।
चलिए, जो मजबूत पॉइंट था बीएड के संदर्भ में वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। लेकिन वो मजबूत पोजीशन तभी होगा जब राज्य सरकार एविडेंस के तौर पर ये प्रूफ कर पाएगी कि हमने उस शक्ति का प्रयोग किया है। अगर राज्य सरकार असफल होती है तो फिर बीएड के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जिस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होने जा रही है, जिसमें इस बात का चर्चा किया जाएगा कि यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार ये कह रही है कि 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन उस समय लीगल पोजीशन में था और उसको देख करके हमने बीएड को अलाउ किया था, और एनसीटी ने हमें कोई भी एडवाइजरी, कोई भी गाइडलाइन, कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी एनसीटी ने इशू नहीं किया इसके रिगार्डिंग। जो 25 नवंबर 2021 का गजट नोटिफिकेशन क्वैश हुआ था उसके संदर्भ में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को लेकर के राज्य सरकार अपने ही बातों में घिर सकती है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का अगर आप जजमेंट देखेंगे तो उसमें एक केस का जिक्र किया गया है 137 ऑफ 2022, जिसका डायरी नंबर आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। जो केस था श्री धनंजय कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें एनसीटी के उस 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था, और ये केस जो था वो टैग कर दिया गया था 5068 ऑफ 2021 वाले मामले से, जो कि श्री देवेश शर्मा जी का याचिका था बीएड के संदर्भ में। ठीक है, उसमें जो श्री धनंजय जी की ये याचिका है उसमें राज्य सरकार को 2022 में ही नोटिस इशू किया गया था। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ लाइव आप देख रहे हैं, तो आप आंख बंद करके इस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये नोटिस कैसा था, ये रिटर्नेबल नोटिस था। रिटर्न नोटिस देखिए, दो प्रकार से नोटिस होता है। एक तो आपने किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए सिर्फ नोटिस इशू कर दिया, और दूसरा होता है रिटर्नेबल, यानी कि आपने नोटिस दे करके उसको जानकारी दिया और उधर से सूचना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये रिटर्नेबल नोटिस था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी कि राज्य सरकार इसमें अपना जवाब दाखिल करेगी। देखिए, द प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिहार सरकार को 21 दिसंबर 2022 को नोटिस इशू किया गया। रिटर्नेबल नोटिस देखिए, डिप्टी सेक्रेटरी को बिहार सरकार में 21/12/2022 को नोटिस इशू किया गया। रिटर्नेबल नोटिस देखिए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बिहार सरकार में 21/12/2022 को नोटिस इशू किया गया। रिटर्नेबल नोटिस देखिए, द डायरेक्टर को बिहार पटना में, और यहाँ पर 21 दिसंबर 2022 को नोटिस इशू किया गया। यानी राज्य सरकार जो अपने एसएलपी में ये बातें मेंशन कर रही है कि हमें इन सभी चीज़ों का पता नहीं था, क्योंकि एनसीटी ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, कोई भी एडवाइजरी नहीं निकाला था। तो यहाँ पर राज्य सरकार अपने ही एक तरीके से एसएलपी में फंस सकती है कि आपका जो 11 अगस्त का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उसमें एक याचिका बिहार से भी आई हुई थी, और अक्टूबर 2022 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि जितने भी राज्य के जो एजुकेशनल बोर्ड हैं, या फिर कोई भी इंडिविजुअल है, या फिर कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, कोई भी आयोग है, वो आ करके अपना पक्ष रख सकता है बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में। अक्टूबर में ये मामला हुआ था। उसके बाद से जो अन्य राज्य के कैंडिडेट थे वहाँ पर उपस्थित हुए थे, जैसे मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के भी वकील थे, बिहार के भी वकील थे, ये सभी चीज़ें थीं। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितनी भी पेंडिंग्स हैं, जितनी भी एसएलपी हैं, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो कि 5068 जो कि देवेश शर्मा जी की याचिका थी उसके अधीन कर दिया गया। यानी जो कुछ भी फैसला आएगा वो सभी राज्यों की भर्तियों को ऑलरेडी अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन कर चुके थे। यानी बिहार का जो 137 ऑफ 2022 वाला मामला था, यानी 6th फेज की भर्ती थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन हो गई। और 11 अगस्त का फैसला अगर आप देखेंगे तो अंतिम पेज में 46वें पेज में उन्होंने ये मेंशन किया है कि ऑल द पेंडिंग्स एंड रिट पिटीशन, यानी जितनी भी पेंडिंग और रिट पिटीशन है, जो कि बिहार का भी मामला था, वो ऊपर दिए गए जजमेंट के आधार पर उसके आलोक में कंप्लीट किए जाते हैं, यानी डिस्पोज किए जाते हैं, यानी कि निस्तारित कर दिए जाते हैं। यानी कि राज्य सरकार को मौका दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए। राज्य सरकार अपना पक्ष रखी नहीं रखी वो अलग बात है, लेकिन राज्य सरकार को ये सभी चीज़ों के बारे में अवगत था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस इशू कर दिया था पहले ही कि 25 नवंबर 2021 को ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट ने 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया है, और इस संबंध में आप अपना पक्ष आकर के रखिए। राज्य सरकार उपस्थित होती है नहीं होती है वो सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को ये बातें अवगत हो गई थी। यानी कि राज्य सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि एनसीटी ने हमें कोई लेटर नहीं इशू किया, या फिर कुछ भी इशू नहीं किया, या फिर एडवाइजरी जारी नहीं की। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए केवीएस पीआरटी जो कि शिक्षा मंत्रालय के सीधे अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उनको भी इस प्रकार का कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन था वो सब्जेक्ट टू एसएलपी रख दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का।
आखिर उनको भी तो कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई थी, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केवीएस पीआरटी में जाकर के अभ्यर्थियों ने केवीएस को अवगत कराया कि इस प्रकार का मामला कोर्ट में चल रहा है। बिहार में जब नोटिफिकेशन आने वाला था 30 मई 2023 को, उस समय भी आयोग में भी और राज्य सरकार को भी डीएलएड अभ्यर्थियों ने जाकर के अवगत कराया कि इस प्रकार का फैसला 25 नवंबर 2021 को आ चुका है, नोटिफिकेशन क्वैश है और वो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को आप सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ एसएलपी कर दीजिए। राज्य सरकार इन सभी चीजों को इग्नोर करते हुए नोटिफिकेशन निकाली, जो कि राज्य सरकार की लापरवाही कह सकते हैं आप या फिर गलती कह सकते हैं आप, क्योंकि केवीएस को भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, बावजूद इसके उन्होंने सब्जेक्ट टू एसएलपी रखा था। राज्य सरकार ने यह गलती की और उसी गलती को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं राज्य सरकार घिर सकती है। पूरे वीडियो को अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो यहां पर यही पॉइंट है कि बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूत तो है, लेकिन अगर राज्य सरकार सही बोल रही है तभी, अगर इसको एविडेंस के तौर पर प्रूफ कर लेती है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल कर पाएगी। लेकिन अगर वो इन सभी चीज़ों को प्रूफ नहीं कर पाती है तो राज्य सरकार चाहकर भी बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ नहीं कर पाएगी। ये शक्ति राज्य सरकार के पास है, लेकिन ये तभी है जब नोटिफिकेशन जारी होने से पहले उन्होंने केंद्र सरकार को अप्रोच किया होगा तभी, और नोटिफिकेशन यानी 30 मई 2023 से पहले केंद्र सरकार को कोई लिखा हुआ पत्र वो अगर प्रूफ के तौर पर, एविडेंस के तौर पर दिखा पाती है तभी वो माना जाएगा कि वो इस शक्ति का प्रयोग कर रही है। अगर बीच प्रक्रिया में वह इस शक्ति का प्रयोग करने जा रही है तो ये माना नहीं जा सकता। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।